यह तो थी कुछ बेसिक बातें, आधारभूत संरचना। अब हम बात करते हैं वर्तमान परिस्थितियों की। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित कर दिया है। और इसमें दिलचस्प पहलू यह है, जो अमेरिकी लोकतंत्र की एक सुंदर तस्वीर भी पेश करता है, कि ट्रंप की खुद की पार्टी रिपब्लिकन के 10 रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। अब यह प्रस्ताव सीनेट में आएगा। सीनेट में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ही पार्टियों के 50-50 सदस्य हैं। ये जो प्रस्ताव है, इस पर जो चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिका है, उसकी अध्यक्षता में इसके ऊपर चर्चा होगी। अब देखना ये है कि इसमें क्या होता है, क्योंकि ये प्रस्ताव सीनेट में पास होने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, यानी कि कुल 67 लोगों का समर्थन इस प्रस्ताव के लिए चाहिए। अब 67 लोग ये बनाने के लिए रिपब्लिकन के भी 17 मेंबर्स का समर्थन इसको हासिल होना चाहिए। यानी अगर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के 17 मेंबर डेमोक्रेट्स के 50 मेंबर्स के साथ मिलके ये प्रस्ताव पारित करते हैं, तब ये महाभियोग जो प्रस्ताव है इसको पारित माना जाएगा। तब जो राष्ट्रपति हटाने की प्रक्रिया ये संपन्न हो पाएगी। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप जो है पिछला जो एक प्रस्ताव ऐसा ही फेस कर चुके हैं, झेल चुके हैं, लेकिन तब भी वो पारित नहीं हुआ था, क्योंकि सेनेट में जो 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया था। अब देखना है कि इस बार ये जो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव आया है, ये पारित हो पाता है या नहीं। अगर यही स्थिति भारत में बने, भारत में अगर प्रधानमंत्री को हटाने की बात हो, तो लोकसभा में जो है वो बहुमत से कम अगर एक भी वोट रह जाए तो प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है। उसके लिए 2/3 बहुमत की ज़रूरत नहीं है। हमने देखा कि वाजपेयी सरकार जो है वो एक मत के अभाव में गिर गई थी, एक वोट कम रह गई थी बहुमत से और सरकार गिर गई थी। तो जिस प्रकार से अमेरिका में राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो है एक 2/3 बहुमत सेनेट में होना जरूरी है, तो यहाँ पे भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी से भी सरकार गिर सकती है। जहाँ तक राष्ट्रपति को हटाने का सवाल है, तो भारत में यह प्रक्रिया बहुत पेचीदा है। राष्ट्रपति को हटाना आसान नहीं है। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित करना आसान नहीं है। अमेरिकी और भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक बहुत बड़ा फर्क पार्टियों की संख्या का है, नंबर ऑफ पार्टीज। वहाँ पे सिर्फ 2 पार्टीज हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, जबकि भारत में कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी बना सकता है। इस समय भी करीब 2,500 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं। इन पार्टियों के अलावा कोई भी व्यक्ति इंडिपेंडेंट के तौर पर, निर्दलीय के तौर पर चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकता है। भारत में असंख्य पार्टियों का होना निश्चित तौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करता है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि जो अमेरिका में 2 पार्टियां हैं, उनमें भी इंटरनल डेमोक्रेसी शायद भारत से ज़्यादा है। अभी हमने देखा कि जब अमेरिकी संसद पर हमले की बात हुई, आरोप लगा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही लोगों को इसके लिए उकसाया, और जो 6 जनवरी का हमला हुआ, उसके बाद उनकी अपनी पार्टी के ही लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए। अभी महाभियोग प्रस्ताव में भी कई रिपब्लिकन ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके अलावा माइक पेंस, उन्होंने ही घोषणा की कि जो नए राष्ट्रपति है जो बाइडेन, वो अब अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे। उन्होंने अपने बॉस यानी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जाकर यह घोषणा की, जबकि डोनाल्ड ट्रंप तो उस समय तक हार मानने के लिए ही तैयार नहीं थे।
इसके अलावा जैसे ही वहाँ पे हिंसा हुई और ट्रंप पर इसका आरोप लगा तो उनकी पार्टी के बहुत सारे लोगों ने, उनके नज़दीकियों ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए। जबकि भारत में अगर सरकार कोई गलत काम करती है तो उसके अपने लोग, उस पार्टी से जुड़े लोग और कैबिनेट सदस्यों की तो बात ही छोड़ दीजिए, आम कार्यकर्ता भी उसको सही ठहराने की ही कोशिश में लगा रहता है। भारत में तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जनता दल यू, इंडियन नेशनल लोकदल, जननायक जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी, नेशनल पैंथर्स पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना, तेलुगु देशम, टीआरएस, द्रमुक, वाईएसआर कांग्रेस, एआईएमआईएम और बीजू जनता दल जैसी पारिवारिक और वन मैन शो जो है, वन मैन आर्मी जैसी पार्टियां, एक परिवार की, एक लीडर की पार्टियां, इनकी तो बात ही क्या करें। जो नेशनल पार्टीज़ हैं, राष्ट्रीय जो दल हैं, भाजपा और कांग्रेस, इनमें भी जो आंतरिक लोकतंत्र है उसका अभाव अक्सर नज़र आता है। 135 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी बार बार हार के बावजूद गांधी परिवार से आगे नहीं देख पा रही है, जबकि जो पार्टी विद ए डिफरेंस का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी जो देश पर सत्तारूढ़ है, वो भी मोदी और शाह से आगे नहीं देख पाती है। इतना ही नहीं, आंदोलन से निकली जो पार्टी आम आदमी पार्टी, जिसको एक अलग नज़रिए से पहल लोग देख रहे थे, उसमें भी केजरीवाल पर अगर कोई सवाल खड़े करता है तो उसको बाहर का रास्ता या तो दिखा दिया जाता है या उसके लिए मजबूर कर दिया जाता है। प्रशांत भूषण हो, योगेंद्र यादव हो, कुमार विश्वास हो, कई नेता जो हैं इसके उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार से अगर हम देखें कि जैसे बहु पार्टी व्यवस्था भारत में है तो इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था निश्चित तौर पर मजबूत होनी चाहिए थी, है भी। लेकिन अगर इन पार्टियों में आंतरिक तौर पर भी लोकतंत्र हो तो हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो कितनी बड़ा पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण पेश कर सकती है, इसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस सब के बावजूद भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि हमारे यहाँ अनेक धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय, इसके अलावा भाषा, रंग, रूप, पहरावा, अनेक तरह की विविधताएं होने के बावजूद हमारा संविधान हम सबको न केवल एक सूत्र में पिरोता है बल्कि समानता का अधिकार भी देता है। इसी संविधान से मिले अधिकारों के तहत हमारे देश में बेहद रईस परिवार से आने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू भी देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं और बेहद गरीब परिवार से सादा जीवन, उच्च विचार जैसी सोच रखने वाले लाल बहादुर शास्त्री भी देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रपति पद के लिए भी हम बहुत सारी विविधता देखते हैं। तो हमारे यहाँ ये जो विविधता है, इसमें जो एकता का भाव है, ये कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की लोकतांत्रिक व्यवस्था हो या प्रशासनिक व्यवस्था हो, उस सब पर भारी पड़ता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने YouTube पर हमारे चैनल इंडिया फर्स्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए। शुक्रिया।